2022 के छठवें सेट के क्वेश्चन नंबर 5 के गा तक हम लगा चुके थे भाग 6 में। भाग 7वें से प्रारंभ करते हैं और 5वें के 4 से स्टार्ट करते हैं। घा और अणा हम छोड़ते हैं क्योंकि सिलेबस से हट चुके हैं क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है e की पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। हमें e की पावर cos x के सापेक्ष हमें इसके सापेक्ष इसका अवकल गुणांक निकालना है। तो नाम हम अपनी तरफ से इनमें कोई भी दे सकते हैं, एक को y1 दूसरे के y2 या पहले को y2 बाद में y1, लेकिन जिसके सापेक्ष करना हो हम उसे बटे में रखेंगे। तो हमारे पास e की पावर जो cos x है उसे हम अपनी तरफ से मानेंगे, पहले को y1 माना, जो पहला फंक्शन उसे y1 बराबर e की पावर cos x, और दूसरा जो फंक्शन है उसे हम y2 नाम देते हैं, y2 बराबर sin स्क्वायर x। अब हमें जो निकालना है e की पावर cos x के सापेक्ष, कहने का मतलब हमने इसे y1 नाम दिया है तो y1 के सापेक्ष इसे हमने y2 नाम दिया, तो y2 का करना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन करना, अवकलन करना है, तो हम लिखेंगे dy2 बटे dy1, यानी y1 के सापेक्ष जिसके सापेक्ष करना हो उसे बटे में रखेंगे। y1 के सापेक्ष y2 का अवकल गुणांक करना है, हम करेंगे x के सापेक्ष क्योंकि हमें दोनों में चर राशि x है, तो dy2 को लिखेंगे dy2 बटे dx, और मेन अपॉन dy1 को लिखेंगे dy1 अपॉन में dx। तो हम dy2 बटे dx भी निकालेंगे, dy1 बटे dx निकालेंगे और इसी में आके रख देंगे और हमारा वही रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले एक काम किया जाए, y1 को उठाते हैं, उसको सोल्यूशन करते हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारे पास पहला फंक्शन है y1 बराबर e की पावर cos x, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो y1 का होगा dy1 बटे dx, और e की पावर x का होता है e की पावर x, और x की जगह हमारे पास cos x है तो हम cos x लिखेंगे, और cos x का दोबारा किया जाए आएगा माइनस का sin x, गुणा में होने के कारण हम माइनस चिन्ह को आगे कर लेंगे, dy1 बटे dx बराबर माइनस आगे करके sin x लिख के और e की पावर में cos x लिखेंगे। और ये हमारा पहला पार्ट फाइनल हुआ dy1 बटे dx। एंड इसी प्रकार दूसरा पार्ट निकालते हैं, तथा दूसरा पार्ट हमारे पास है y2 बराबर sin स्क्वायर x, इसका भी हम x के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन करते हैं। y2 का होगा dy2 बटे dx, करना x के सापेक्ष है, और पहले x की पावर n का लगाएंगे क्योंकि sin स्क्वायर x को हम sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले 2 आगे आएगा, और sin x और sin x का दोबारा करेंगे तो cos x होगा। दूसरा पार्ट भी हमारा फाइनल हुआ, इसे sin 2x लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि डिवाइड करने पर कुछ कैंसिल भी होगा। और हमसे पूछा है कि e की पावर cos x के सापेक्ष इसे हमने y1 नाम दिया, तो इस y1 के सापेक्ष इस y2 का अवकल गुणांक करना है, इसका मतलब dy2 बटे हमें dy1 निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं dy2 बटे dx और मेन अपॉन dy1 बटे dx, इसमें मान रखे जाएं। dy2 बटे dy1 बराबर dy2 बटे dx का मान हमारे पास है 2 sin x इंटू cos x है, और बटे में dy1 बटे dx का मान हमारे पास माइनस का sin x इंटू e की पावर cos x है। यहाँ sin x गुणा में होने के कारण कट जाएंगे, cos से cos काटा ना जाए क्योंकि ये cos e की पावर में है और ये मल्टीप्लाई में है, जो बचा उसी को आंसर छोड़ा जाए, और माइनस बटे में होने के कारण हम उसे आगे ऊपर लगा लेंगे, माइनस का 2 cos x, और बटे में हमारा आंसर है e की पावर cos x, और इसी को आंसर डाला जाए। cos से cos काटा ना जाए क्योंकि यहाँ बटे में e की पावर में है और ऊपर मल्टीप्लाई। यदि हमसे y1 इसके सापेक्ष पूछता, y1 का y2 के सापेक्ष थोड़ी सी लैंग्वेज अगर चेंज कर दे, तो y1 का इसके y2 इसके सापेक्ष करना हो तो जिसके सापेक्ष करना है हम उसी को बटे में रखेंगे। यदि हमसे उसने पूछा होता कि y1 का इस यानी e की पावर cos x का sin स्क्वायर x के सापेक्ष, तो हमारा फार्मूला जस्ट अपोजिट लगता, dy1 बटे dy2, तो इसे हम लिखते हैं dy1 बटे dx मेन अपॉन dy2 बटे dx, तो dy1 बटे dy2 बराबर dy1 बटे dx हम निकाल चुके हैं। dy1 बटे dx का मान हमारे पास माइनस का sin x और e की पावर cos x है, और बटे में dy2 बटे dx का जो मान है वो हमारे पास 2 sin x इंटू cos x है। यहाँ पे sin से sin भी कटेगा, और dy1 बटे dy2 है बराबर माइनस का हम 1/2 आगे लिख सकते हैं, और e की पावर cos x लिखा है, लिखा रहेगा, और ये cos का उल्टा सेक होता है तो ये cos से cos काटा ना जाए क्योंकि ये पावर में है और ये अकेला 2 के मल्टीप्लाई में है,
तो ये कॉस का उल्टा सेक एक्स होता है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं। और दूसरा आंसर अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि ई की पावर कॉस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष, अगर इसके सापेक्ष पूछा जाए तो आंसर हमारा ये होगा। लेकिन जो उसने पूछा है ई की पावर एक्स कॉस एक्स के सापेक्ष इसके सापेक्ष, तो हमारा आंसर रहेगा dy2 बटे dy1 बराबर माइनस का 2 cos x अपॉन ई की पावर cos x। अगला क्वेश्चन है 6 का नंबर, निम्नलिखित फलन के सान्तत्य एवं अवकलनीयता पर विचार कीजिए। फलन दिया है fx बराबर x यदि x इक्वल इज ग्रेटर देन 2, एक्स स्क्वायर यदि x इज लेस देन 2। हमें देखना है कि यदि x का मान 2 और 2 से बड़ा आता है तो हमें फंक्शन x लेना है, यदि x का मान 2 से छोटा रहता है तो हमें फंक्शन x स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले हमसे उसने दो पार्ट इसमें पूछे, एक सान्तत्य के लिए कहा और एक अवकलनीयता के लिए कहा है। सबसे पहले हम सान्तत्य चेक करेंगे, अगर सतत या सान्तत्य होगा तो फिर अवकलनीयता चेक करेंगे, और यदि सतत नहीं हुआ तो फिर वो फलन अवकलनीय भी नहीं होता है। सतत चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, तीन कंडीशनें, एक तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है, फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट माइनस h, यानी बोल सकते हैं a माइनस h। दूसरा फार्मूला RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h मीन मेन लिमिट प्लस h। इसके बाद f मेन लिमिट निकालते हैं, यदि हमारी तीनों बराबर आ जाए LHL बराबर RHL बराबर मेन लिमिट, यदि तीनों ही बराबर हों तो हमारा फलन सान्तत्य यानी सतत होगा। और यदि इनमें से कोई एक बराबर नहीं आया, कोई एक अलग आ गया, तो हमारा फलन सतत या सान्तत्य नहीं होगा। और जो फलन सतत ना हो लिखेंगे वो फलन अवकलनीय भी नहीं होंगे। यदि ये सतत होगा तो फिर हम अवकलनीयता चेक करेंगे, और अवकलनीयता चेक करने की कंडीशन होती है RF' और LF' निकालते हैं। RF' का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी बटे में h। यहाँ पे जब हम सतत चेक करते हैं तो वहाँ पे a मेन लिमिट होती है, जब हम अवकलनीयता चेक करते हैं यहाँ पे c मेन लिमिट होती है। और तो LHL RHL f मेन लिमिट यदि बराबर आए तो फलन सतत होगा, और जो फलन सतत होंगे उनको हम फिर अवकलनीयता चेक करते हैं। अवकलनीय हो भी सकते और नहीं भी। अवकलनीय चेक करने के लिए हमें RF' निकालना होता है। RF' का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस h माइनस एफ सी बटे h। और LF' का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस का एफ सी बटे में माइनस एच। डिफरेंस ये होता है कि RF' में हमारा h प्लस का होता है और LF' में हमारा h दोनों ही माइनस के होते हैं, बाकी सेम होता है। लेकिन जब हमारा सतत ही ना हो फिर वो अवकलनीय होगा ही नहीं, उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। लिख देंगे ये फलन सतत नहीं इसलिए अवकलनीय भी नहीं है। यदि सतत होता है तो फिर हम अवकलनीय को चेक करते हैं। तो इसमें मेन लिमिट वो होगी जहाँ इक्वल लगा है, तो यहाँ पे इक्वल लगा है, x बराबर 2 हमारी मेन लिमिट होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 2 हमारी मेन लिमिट है, और मेन लिमिट को हम सतत के लिए a का प्रयोग कर सकते हैं, इसे a की जगह प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या मेन लिमिट तीनों में से कोई एक निकाल लें। तो लेफ्ट हैंड निकालते हैं, फार्मूला होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट माइनस h मीन्स a माइनस का h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 मेन लिमिट हमारे पास 2 है तो लिखेंगे 2 माइनस का h। 2 से कुछ कम हो रहा है, 2 से कुछ भी घटेगा, और उस समय हमारा 2 से कम होना यानी 2 से छोटी वैल्यू हो जाएगी। अगर 2 से कुछ भी कम किया जाएगा वो संख्या 2 से छोटी हो जाएगी, और 2 से छोटा होना हमारा इस कंडीशन में आएगा x। इसमें f के अंदर जो वैल्यू होती है वो x का काम करती है, f के अंदर जो वैल्यू है x का काम कर रही है, और x को ही हमें देखना होता है कि x का मान 2 से यहाँ छोटा हो रहा है, यहाँ पे x का मान 2 के बराबर और 2 से बड़ा हो रहा है। हमारा f के अंदर 2 से कुछ घट रहा है, तो जो चीज़ 2 से कुछ घटेगा तो 2 से छोटा हो जाएगा, और जो संख्या 2 से छोटी होगी इस कंडीशन में जाएंगे, इसके सामने इस फंक्शन में आएंगे। अगर संख्या 2 होती या 2 से बड़ी होती तो हम इस फंक्शन में जाते, उसके सामने इसको नोट करते। तो अब हम पहले f हटाएंगे फिर लिमिट हटाएंगे। f के लिए फंक्शन पता किया जाए कि इसमें जाना है कि इसमें जाना है। 2 से कुछ घटेगा, 2 से छोटा होना है तो इसमें x का मान 2 से छोटा, इस फंक्शन में जाएंगे। तो पहले f हटाने के लिए जहाँ x है वहाँ हम 2 माइनस का h लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह हम लोग लिखेंगे 2 माइनस h का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद बटे में h है नहीं तो हम लिमिट लगा देते हैं h बराबर 0 रखने पर, और जैसे हम इसमें h बराबर 0 रखते हैं, लिमिट पहले हम फंक्शन को हटाए फिर अब लिमिट को हटा रहे हैं। जब लिमिट हटाएंगे तो लिखेंगे
2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 छोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आएगा हमारा 4। इसके बाद कोई भी हम निकाल सकते हैं, RHL निकाल लें या मेन लिमिट निकाल लें। हम इसके बाद RHL निकाल ले रहे हैं। RHL राइट हैंड लिमिट फार्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, मेन लिमिट प्लस का h, मेन लिमिट हमारे पास 2 है तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और मेन लिमिट यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे 2 प्लस का h। 2 में कुछ जुड़ रहा है, अगर 2 में कुछ जुड़ रहा है तो 2 से कुछ बढ़ रहा है, और यदि बढ़ रहा है तो वहाँ पे हम x यहाँ पे बढ़ रहा है, 2 से बड़ा हो रहा है, जो जिसकी तरफ मुंह खुला हो वो संख्या बड़ी होगी। x बड़ा है 2 से तो 2 से बड़ा होना, इस फंक्शन में जाएंगे तो पहले f हटाएंगे, फंक्शन हटाएंगे, फिर लिमिट हटाएंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे फंक्शन को हटा के अंदर x है तो उधर जहाँ x है वहाँ पे हम 2 प्लस h रख देंगे तो फंक्शन f हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्लस का h और जैसे ही f हट जाए उसके बाद लिमिट लगा दी जाए, और लिमिट लगा सकते हैं बटे में h हो तब देखा जाए कि हमारा इन्फिनाइट ना बने, 0 बटे 0 ना बने, इन्फिनाइट बटे इन्फिनाइट ना बने, बाकी लिमिट लगा सकते हैं। फिर लिखेंगे h बराबर 0 रखने पर, और जैसे हम इसमें h बराबर 0 रखते हैं लिमिट छोड़ते हैं, लिखेंगे 2 प्लस का 0, रिजल्ट 2 आया। LHL हमारा 4 आया, RHL हमारा 2 आया, दोनों ही बराबर नहीं आए तो तीसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है, मेन लिमिट को निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है या सांतत्य नहीं है। जो लैंग्वेज उसने लिखी लिखेंगे सांतत्य नहीं है, और जो फलन सतत नहीं है फिर वो अवकलनीय भी नहीं होगी, अवकलनीय अब चेक करने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय भी नहीं है, और यही हमें जांच करना था। अगला क्वेश्चन छठवें का ख नंबर है, रेखा y बराबर 3x प्लस 2x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिन क्वेश्चनों में लिखा हो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वो हमारे समाकलन के अनुप्रयोग के हैं, और जो वक्र दिया जाए उसको खींचा जाए। सबसे पहले हम एक अक्ष बना लेंगे, x अक्ष की धन दिशा ऋण दिशा, y अक्ष की धन दिशा y अक्ष की ऋण दिशा, मूल बिंदु 0,0, उसमें अगर परवलय दिया जाए तो परवलय बनाया जाए, और दीर्घवृत्त दिया जाए तो दीर्घवृत्त बनाया जाए, और यहाँ रेखा दी गई है तो हम रेखा खींचेंगे, और दो कोटियां हैं उनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन रेखा खींचने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि हम अंताखंड रूप में कन्वर्ट करने से अंताखंड रूप होता x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b बराबर 1, या दूसरा तरीका है एक टेबल बना लें उसमें x में और y के मान रख लें। x का मान कुछ ऐसा रखा जाए जिससे y का मान भी पूरा पूरा है, और x का मान रखते जाए, y के 2-3 पॉइंट निकाल लें बिंदु, और उन बिंदुओं को रख के हम मिला लें, ये भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे अंताखंड रूप में बदल करेंगे। अंताखंड रूप में x के गुणा में 1 होना चाहिए, मीन्स कोई संख्या नहीं होना चाहिए, y के गुणा में भी कोई संख्या नहीं होना चाहिए, और माइनस चिन्ह भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे बटे में कर लिया जाए, बीच में प्लस ही होना चाहिए, और बराबर के एक उधर प्लस का ही 1 होना चाहिए। इस फॉर्म में हमें बनाना है इस रेखा को। तो रेखा हमारे पास यहाँ पे है y बराबर 3x प्लस का 2, y बराबर 3x प्लस का 2 हमारे पास रेखा का समीकरण है। सबसे पहले काम किया जाए x और y को एक तरफ किया जाए, और जो संख्या है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। तो ये 3x लिखा है, लिखा रहेगा, इस y को इस साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 2 को इस साइड लाएंगे प्लस का माइनस का हो जाएगा, बराबर लगा है। हमने कुछ नहीं किया, 3x जैसा था वैसे ही रहा, y को इस तरफ लाए माइनस का हो गया, 2 को इस तरफ किया वो भी माइनस का हो गया। फिर दोनों की साइड बदलेंगे, इसको इस तरफ उठा के रखेंगे, इसको उस तरफ जैसा है वैसे ही रहेगा। तो बोल सकते हैं इसको 3x माइनस का y बराबर में -2। अभी अंताखंड रूप में नहीं हो पाया है क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में प्लस का 1 चाहिए होता है। तो प्लस का 1 बनाने के लिए इसमें -2 का भाग कर देंगे, तो लिखेंगे -2 का भाग करने पर, जब इसमें हम -2 का भाग करेंगे तो सब के बटे में करेंगे, 3x के बटे में भी -2 और -y के बटे में भी -2 बराबर -2 के बटे में भी -2। यहाँ x के बटे में -2 बटे 3 लिख लिया जाए, माइनस माइनस प्लस y के बटे में 2 लिख लिया जाए, दोनों कट जाएंगे, माइनस से माइनस 2 से 2 यहाँ 1 बचेगा। तो x अक्ष पर कटा अंताखंड -2 बटे 3 है, y अक्ष पर कटा अंताखंड 2 है। तो बोल सकते हैं x अक्ष पर कटा अंताखंड हमारे पास है -2 बटे 3, बोल सकते हैं -0.66,
और y अक्ष पर कटा अंतःखंड हमारे पास 2 है। इसके बाद हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में x अक्ष की धन दिशा और x अक्ष की ऋण दिशा, y अक्ष की धन दिशा और y अक्ष की ऋण दिशा और बीच में O मूल बिंदु 0,0, इतना हमने ग्राफ बना के छोड़ दी। इसके बाद उसने कहा कोटियां जो हमारे पास है -1 से +1 बोला उसने, -1 से +1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हमने एक काम किया, यहाँ पे हमने -1 कर लिया और 0 को उधर उतना ही प्लस का 1 हमने इधर कर लिया। तो ये हमारी कोटि हो गई, एक x बराबर -1 और एक x बराबर +1। हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं, x बराबर ये -1 हो गया और यहाँ पे x बराबर ये पॉइंट हमारा 1 हो गया। इसके बाद x अक्ष पर कटा अंतःखंड -2/3 है, यानी कि -0.66 है। -0.5 होता तो बिल्कुल बीच में होता, थोड़ा और कम है तो हम थोड़ा सा और पहले रखेंगे। तो ये इसे लिखेंगे -2/3, x का मान, y का मान हमेशा अक्ष पे 0 होता है तो लिख सकते हैं -2/3, 0। y अक्ष पर 2 जाना है तो हमने 1 यहाँ कर दिया, 2 यहाँ कर दिया, यहाँ हमने 1 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया और इसे 0,2 लिख लेते हैं, इसका सीधा बिंदु लिख दिया, ये 2 है। और इन दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए और इसको भी नीचे निकाल दिया जाए इस तरीके से। तो ये हमने एक रेखा खींच ली, इसको आगे निकालते हुए यहाँ हमने खींच दिया। इसका नाम डाल देंगे, नाम इसका है y बराबर 3x + 2। अब उसने बोल रखा है कि एक कोटि x बराबर -1 है तो -1 यहाँ से है, x बराबर -1 और एक x बराबर +1 यहाँ है तो इसके सामने से हम ऐसे घेर लेंगे। तो इसका नाम x बराबर +1 है। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो पहला हमारा ये x बराबर 1 और रेखा और x अक्ष एक एरिया इतनी ये होगी और एक इधर एरिया हमारे पास होगी, ये इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले छोटे पार्ट का निकालेंगे और फिर बड़े का निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे या एक साथ दोनों को निकाल के चलते हैं। पहली लिमिट जो जाएगी वो यहाँ -1 से -1,0 लिख सकते हैं हम लोग, x अक्ष पे y का मान 0 होता है। पहली लिमिट -1 से x का ही मान लेना, जब x अक्ष पे लिमिट लेंगे तो y dx लिखा जाता है। -1 से -2/3 पहली लिमिट, फिर -2/3 से सीधा 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी रेखा यहीं पे है हमारे पास। इसके बाद आगे लिखेंगे इसलिए घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे इसलिए घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, जितना एरिया घिरा उसका क्षेत्रफल निकालना। पहली लिमिट जाएगी -1 से -2/3, -1 से -2/3 और यहाँ y dx, y का मतलब रेखा, y का मान हमारे पास 3x + 2 है, यहाँ 3x + 2 लिखा जाए। और लेकिन ध्यान दिया जाए, अगर अक्ष के नीचे ग्राफ बना है, कलर है, छायांकित है तो माइनस, अगर ऊपर है तो प्लस, तो ये नीचे है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ dx, उसके बाद बीच में प्लस। दूसरी लिमिट जो जाएगी वो -2/3 से 1, -2/3 से 1। यहाँ भी y का मान रेखा, एक ही वक्र हमारे, एक ही रेखा है, एक ही रेखा परवलय, अगर ये रेखा और परवलय हो तो देखना होगा दोनों से घिरा क्षेत्रफल कितना है। यहाँ सिर्फ रेखा है तो y का मान सिर्फ रेखा से हम रखेंगे और 3x + 2 लिखा है और इसका भी dx, दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, बराबर इधर लगा ले रहे हैं और इसका समाकलन जब करेंगे, माइनस चिन्ह बाहर है, बड़ा ब्रैकेट बना लिए, 3 तो 3 है, x का होगा x²/2 और 2 का होगा 2x और इसे बड़े से ब्रैकेट में बंद करके लिमिट -1 से -2/3 होगा। बीच में प्लस लगा, इसका भी सेम समाकलन होगा क्योंकि सेम फंक्शन है, 3x²/2 और प्लस का 2 का होगा 2x और लिमिट इसकी -2/3 से 1 चलेगी। दोनों में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया जाए और पहले में जब लगाएंगे जितनी जगह x है वहाँ -2/3 अपर लिमिट में, फिर बीच में माइनस लगाएंगे और जितनी जगह x है वहाँ -1 रखेंगे। वही काम उस साइड करेंगे, जहां अपर लिमिट जब लगाएंगे तो x की जगह पहले हम 1 रखेंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाएंगे, जहां x वहां -2/3 रखेंगे। उसके बाद सोल्यूशन करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वही उसका घिरा क्षेत्रफल होगा। इसके बाद हम इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो माइनस चिन्ह बाहर रखते हैं और 3/2 आगे कर लेते हैं और जहां x वहां पे माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस का 2 लिखा है, x की जगह -2/3, इसे मंझले ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं क्योंकि हमें अपर और लोअर दोनों लगाना है और माइनस चिन्ह को बाहर रखते हैं, ये ब्रैकेट हमने बना लिया।
बीच में माइनस, अब लोअर लिमिट लगाते हैं, अपर का काम खत्म है। सेम इसमें अपर पहले लग जाए, फिर माइनस लग जाए, फिर लोअर लिमिट जितनी जगह सब -1 रखा जाए। तो ये 3/2 को हमने आगे कर लिया, x की जगह -1 का स्क्वायर कर लिया और प्लस का 2 यहाँ x का मान -1 कर लिया, मंझला ब्रैकेट बंद और एक बड़ा ब्रैकेट बंद। ये हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ है। बीच में प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, सेम काम दूसरे पार्ट में करेंगे। अब x की जगह 1 रखेंगे, ये 3/2 लिखा है और हम एक यहाँ पे 3/2 के बाद x की जगह हम 1 का स्क्वायर रखेंगे और प्लस का 2 यहाँ भी x का मान 1 रखेंगे, इसे मंझले ब्रैकेट में कर लिया जाए और इसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट यानी दूसरा पार्ट -2/3 रखा जाए और 3/2 x की जगह माइनस का 2/3 लिखा जाए, उसका होल स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू यहाँ भी माइनस का 2/3। अब काम रह गया है इन ब्रैकेटों का सोल्यूशन करना। तो बराबर लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे हमने ब्रैकेट बनाया है, यहाँ पे 3/2 लिखा है, इंटू में 2 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 2 दूनी 4 होगा, बटे में 3 लिखा है और ये दोनों मंझले ब्रैकेट को हटा के हमने एक छोटे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया, बीच में माइनस लगाया। दूसरा ब्रैकेट पे आते हैं, -1 का वर्ग +1 होगा, उस 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 एकम 3 आएगा, बटे में 2 और प्लस माइनस का गुणा माइनस का होगा हमारे पास 2 एकम 2। इस ब्रैकेट का काम खत्म, बीच में प्लस लगा है। अब दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, इन बड़े ब्रैकेट के बाहर माइनस है लेकिन दूसरे ब्रैकेट के बाहर प्लस है, 1 का वर्ग 1 आएगा, 3 एकम 3 हमारे पास, बटे में 2 है, प्लस का 2 एकम 2 है, उसके बाद बीच में माइनस लगाएंगे। अगला ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 3/2 और माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 होगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस का 2 दूनी 4/3 हो गया और बड़े से ब्रैकेट बंद। माइनस चिन्ह यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे कुछ कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास 2/3 बचा, माइनस का 4/3 है यहाँ पे और इसे भी सोल्यूशन कर ही लिया जाए, इसके बटे 1 मान के एलसीएम 2 किया जाए और क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस का 2 दूनी 4 हो गया, ब्रैकेट बंद। प्लस यहाँ भी एलसीएम 1 आएगा तो 3 और प्लस का 2 दूनी 4 और बटे में 2 होगा और उसके बाद माइनस का यहाँ भी काटा जाए, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2/3 और माइनस का 4/3 है। आगे बढ़ते हैं, माइनस चिन्ह इनके बाहर है, इनका एलसीएम 3 आएगा, ऊपर 2 से 4 घट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और माइनस यहाँ 4 से 3 घटेगा, -1/2 बचेगा और इसका ब्रैकेट यहाँ तक है, बीच में प्लस लगाते हैं और दूसरे ब्रैकेट में 4 3 7/2 और माइनस इनका एलसीएम आएगा 3, तो 2 से 4 घटेगा -2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और माइनस बाहर है, माइनस का 2/3 है और ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 होगा, बीच में प्लस लिखा है, यहाँ पे 7/2 है, माइनस माइनस प्लस का 2/3 होगा। इनका एलसीएम किया जाए तो माइनस बाहर, इनका एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, कैची गुणा करेंगे, माइनस का 4 प्लस का 3 एकम 3 हो गया, प्लस का इनका भी एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, तो 7 यहाँ 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 से -4 से 3 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 1/6 है, इसके बाद प्लस का 21, 4 25/6 है। आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे बराबर लगा लेते हैं, माइनस माइनस प्लस का 1/6 होगा और प्लस का 25/6 है, दोनों का एलसीएम सेम है 6, तो ऊपर 1 में 25 जोड़ा जाए तो 26/6, 2 से काटा जाए तो 13/3 और यहाँ पे लिखा जाए वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है तो इकाई सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, इसलिए वर्ग इकाई लिखा जाए और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन 5वें का गा है, सिद्ध कीजिए दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल इज लेस देन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर सदैव सत्य होता है। तो हम दो सदिशों को, एक हमने सदिश ए वेक्टर बना लिया और दूसरा इसी में जोड़ के हमने बी वेक्टर बना लिया, एक से इसको नाम ए डाल दिया, इसको नाम बी डाल दिया, इसको नाम सी डाल दिया। हमें यहाँ पे ए वेक्टर दिया गया है, मीन्स ए बी वेक्टर का मान हमने ए वेक्टर मान लिया और बी सी वेक्टर का मान हमने बी वेक्टर मान लिया और इसके बाद दोनों का परिणामी जो होगा, दोनों का योग होगा, ए बी ये हो गया और बी सी ये हो गया, दोनों का परिणामी योग ए सी हो गया। तो जो ए सी का रिजल्ट होगा वो ए बी प्लस बी सी के योग के बराबर होता है। तो ए सी वेक्टर बराबर आएगा ए बी का मान हमारे पास ए वेक्टर है और प्लस बी सी का मान हमारे पास बी वेक्टर है। जब हम परिणामी ए सी निकालते हैं तो ए बी प्लस बी सी होता है। तो ए सी भी हम निकाल चुके हैं। अब हम भुजाओं की लंबाइयां निकालते हैं। तो पहली भुजा हमारे पास ए बी है और लंबाई निकालने के लिए हमें मापांक निकालना होता है। तो हम एक काम करेंगे, हमारे पास एक ए वेक्टर सदिश था
उसकी हम लंबाई निकालेंगे, उसका हम मापांक निकालेंगे, और ए वेक्टर को नाम हमने ए बी वेक्टर नाम दिया है। और उससे एक जब मापांक निकालते एक अदिश राशि निकलती है, मतलब ए बी निकलेगा, वेक्टर हट जाएगा, सदिश हट के अदिश में आएगा। इसी प्रकार हम बी वेक्टर की लंबाई निकालते हैं, बी का मॉड निकालते हैं, तो वहाँ पे बी सी वेक्टर लिखते हैं और उसका भी मॉड हमारे पास बी सी आएगा। इसी प्रकार हम लास्ट में ए सी का भी निकालते हैं, यानी जो परिणामी आया है ए प्लस सी बी, उसका भी मॉड निकालते हैं। तो a प्लस बी का रिजल्ट ए सी है, उसका भी मॉड बाहर निकल के ए सी आएगा। ध्यान दिया जाए कि किसी त्रिभुज में जो दो भुजाओं का जो योग है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही रहता है, छोटा नहीं होता, बराबर हो सकता है। तो लिखेंगे किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर व बड़ा होता है। या बोल सकते हैं कि दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है, या तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से कम होती है। तो कह सकते हैं दो भुजाओं का योग मीन्स जो हमारे पास ए बी है और अगली हमने बी सी, दो का योग जो है ए बी बी सी का योग तीसरी भुजा ए सी के बराबर या उससे अधिक होगा, उससे कम नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर AC हम AC को अपनी तरफ लिखना चाहेंगे और AB प्लस BC को उस तरफ लिखना चाहेंगे, AC की तरफ मुंह बंद है तो हम इसी प्रकार ऐसे भी बना लेंगे। बात एक ही है, जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे है। AC का मान वापस कर लिया जाए, AC का वापस मान है हमारे पास मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल इज लेस देन AB का मान हमारे पास है मॉड ऑफ AB का मान हमारे पास जो है सिर्फ AB का मान मॉड ऑफ A वेक्टर और बीच में प्लस और BC का जो मान हमारे पास मॉड ऑफ B वेक्टर, और यही हमें सिद्ध करना था। लिखेंगे प्रूफ, एक बार रिपीट करते हैं। उसने कहा सिद्ध कीजिए दो सदिश, एक A वेक्टर है दूसरा B वेक्टर, और इन दोनों के लिए मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल इज लेस देन मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर हमेशा सत्य होता है। तो सबसे पहले AB वेक्टर हमने जो पहला सदिश दिया है A वेक्टर, उसको हमने AB नाम डाल दिया, और एक और सदिश है उसको हमने BC नाम डाल दिया, और दोनों का परिणामी निकाल लिया। ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, बी सी बराबर बी वेक्टर, दोनों का परिणामी जो होगा ए से गए बी, बी से गए सी, दोनों का परिणामी होगा ए सी। तो ए सी में दोनों सदस्यों को जोड़ दिया जाए, ए सी वेक्टर बराबर ए बी प्लस बी सी। तो ए सी बराबर ए बी का मान ए वेक्टर है, बी सी का मान बी वेक्टर है। इसके बाद हम इनकी लंबाई निकालेंगे, और हमेशा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक या उसके बराबर होता है, कम नहीं होता है। तो सबसे पहले जो हमने पहली भुजा ए वेक्टर, उसका मापांक से उसकी लंबाई निकलती है, तो ए वेक्टर का मापांक निकालते हैं, और ए वेक्टर का मान ए बी है तो ए बी और बाहर निकल के अदिश राशि आती है, इसलिए वेक्टर निशान हट जाएगा, सिर्फ ए बी बचेगा। उसी प्रकार बी वेक्टर का मापांक निकालते हैं, बी वेक्टर का नाम बी सी है, उसकी भी वेक्टर सदिश हट जाएगा और लंबाई निकल के आएगी बी सी। इसी प्रकार जो हमने परिणामी ए प्लस सी निकाला उसका भी मापांक निकालते हैं, तो a प्लस बी का नाम ए सी है, उसे ए सी लिखेंगे, वो भी बार अदिश राशि आएगी। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होता है सदैव तीसरी भुजा के बराबर वह बड़ा होता है, उससे छोटा नहीं आता है। तो कह सकते हैं कोई भी दो भुजाएं हमने उठा ली, जो हमने भुजा एक ए दी और एक बी दी है सदिश, तो एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर एक ए बी और एक बी सी, दो भुजाएं एक ए बी और एक बी सी, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर या उससे हमेशा बड़ा होता है। और अगर छोटा होता है फिर त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसके बाद हम अगली लाइन में काम करते हैं, हम AC को अपनी तरफ लिखते हैं और इन दोनों को उस तरफ लिखते हैं, और लिखने पर मुंह इसी तरफ बंद खोला जाए जिस तरफ खुला है दोनों भुजाओं की तरफ। तो जो दो भुजाएं हैं उस साइड हमने लिखी, उसी तरफ मुंह, जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है, बस हमने साइड चेंज कर ली है। और इसके बाद वापस AC का मान कर लिया, AC का मान हमारे पास जो था AC वेक्टर नहीं AC का मान हमारे पास मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर AB का मान, ना कि AB वेक्टर का मान, AB वेक्टर का मान नहीं, AB का मान हमारे पास मॉड ऑफ A वेक्टर है, हमने उसको वापस कर लिया। BC का अभी हमने मान वापस कर लिया मॉड ऑफ B वेक्टर, और यही हमें सिद्ध करना था।